हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो जेईई जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में कवर कर लिए हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सारी बातें मैंने बताई हुई है। इवन वेटेज भी बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, काफी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। जनरल टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज, ये सारे आज के टॉपिक होने वाले हैं। अब एपी आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, जीपी थोड़ा सा नया है लेकिन काफी सिमिलर सा है। क्या कहता है भाई, जीपी है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस को आप जीपी कह सकते हो। कब कह सकते हो? कुछ रूल है उसके लिए। अगर रेशियो, भाई कौन सा रेशियो? कोई भी रैंडम टर्म ले लो। मान लो कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू AN, ये उसकी टर्म्स हैं, ठीक है। अगर सीक्वेंस नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर देख लो। तो ये टर्म्स है सीक्वेंस की, और इसमें से कोई भी रैंडम टर्म्स, यानी मान लीजिए मैंने A2 ले लिया। रेशियो लेना है हमें किसका किसका? टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का। प्रीसीडिंग टर्म का अगर रेशियो लोगे तो वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे एपी में क्या मिलता था? कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट होता था हमेशा डिफरेंस टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। यहां पे रेशियो कांस्टेंट होने वाला है। कैसे? देखिए, A2 बाय A1 अगर करूं तो बराबर होगा किसके? A3 बाय A2, प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो लेना है, ठीक है। यानी अगर मैं A4 लिखूं तो प्रीसीडिंग टर्म A3 हो गई। इसी तरह से अगर मैं A100 लिख लूं तो प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी? A99। तो ये जो रेशियो आ रहा है, कोई भी टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म का, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो जनरली मैं कैसे लिख सकता हूं इसे? जनरली मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्या इसे कॉमन रेशियो या कांस्टेंट रेशियो आप बोल सकते हो। यूजुअली हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। क्या हो गया कॉमन रेशियो? आपका कोई nth टर्म ले लूं, उससे प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी? an-1, तो उससे डिवाइड कर दो, तो ये रेशियो हमेशा कैसा रहेगा? तो एक जनरल फॉर्मूला हो गई, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते, अगर नहीं समझ आया है तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं जीपी के? देखिए 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। क्या ये एक जीपी है? हाँ बिल्कुल। देखिए 2/1 कीजिए, क्या मिल रहा है? रेशियो 2। 4/2 रेशियो 2। 8/4 रेशियो 2। 16/8। तो हमेशा ये जो रेशियो है सेम मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? आर की वैल्यू देखिए, आप लिख सकते हो 2। सो दिस इज योर कॉमन रेशियो फॉर दिस जीपी। अगर रेशियो अलग अलग मिलता तो जीपी नहीं होती। एक और एग्जांपल लेते हैं जीपी का, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखूं 9, -3, -1, -1/3 एंड सो ऑन। क्या ये एक जीपी है? प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ ये भी एक जीपी है। देखो कैसे, -3 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 9, क्या आएगा आंसर? -1/3। अगेन करिए 1/-3, क्या आएगा? -1/3। -1/3 अपॉन 1 क्या आ रहा है? -1/3। तो यहां पे जो एक रेशियो मिल रहा है दैट इज -1/3। तो एक चीज यहां पे आप देख सकते हैं कि आर कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एपी में भी ऐसा ही था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लेकिन जीपी के लिए हमेशा याद रखना एक बात, कभी मत भूलना, R इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब R की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर R 0 होगा तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो इज नेवर 0। ये बात क्लियर होनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। एक और चीज, अगर ये नेगेटिव है
कॉमन रेशियो आपका नेगेटिव है, तो आपकी जो जीपी मिलेगी वो कैसी होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऑल्टरनेटिव टर्म्स कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक चीज यहां पे मैं देख सकता हूं, रेशियो तो सेम आ रहा है, क्या मैं इसको इस तरह से सोच सकते हैं हम, इसको कैसे भाई, देखिए अगर मैं 1 से 2 पे जाना चाहूं तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2 के साथ, हाँ। यहां से मैं यहां जाना चाहूं तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं अगेन 2 के साथ। तो एक डेफिनेशन क्या हो गई जीपी की, भाई आप किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको जीपी मिलेगी। ये फर्स्ट टर्म अगर ए है मेरे पास, ए इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, यहां पे इसकी बात करते हैं। आर क्या है मेरे पास, यहां पे 2 है, जी हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं लिखूं ऐसे, आर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो सेकेंड टर्म लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इज 1, सेकेंड लिखना हो तो ए इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी ए इंटू आर करना पड़ेगा, तो सेकेंड टर्म ए आर मिलेगी। इसी तरह से थर्ड टर्म 4 चाहिए तो ये जो सेकेंड टर्म थी 2, उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी ए आर को अगर आर से अगेन मल्टीप्लाई करूं तो हमें ए आर स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह से ए आर क्यूब, इसी तरह से आपको R से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है तो आपको जीपी मिलेगी। तो ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया जीपी के लिए। भाई बिल्कुल सही बात है ये तो कांस्टेंट यानी कि कॉमन रेशियो अगर R है, फर्स्ट टर्म ए है, तो जनरल जीपी को आप कैसे लिख सकते हो, ए आर स्क्वायर ए आर रेस टू n-1। अगर n टर्म्स हैं आपके पास तो एक और चीज यहां पे हमने लिखी है, अगर जीपी ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स है तो आपका r कैसा होगा, जी हाँ लेस देन 0 होगा। देखिए नेगेटिव ही तो आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब बारी आती है कि हमारी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके बारे में। अब क्वेश्चंस एक्चुअली इस टॉपिक से बनते नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं एग्जाम्पल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर काफी हेल्पफुल होती है। ऐसे नहीं बताए पूछेंगे आपको कि आपकी गिवन जो जीपी है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसा बोल सकते हैं इन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो तब ये चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखो कैसे, अगर आपकी जीपी में r ग्रेटर देन 0 है, क्या है, रेशियो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 0 है, तो जीपी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है। जैसे हमने अभी देखा, क्या देखा, अगर r कैसा है आपके पास 2 है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एक इंक्रीजिंग भी हो सकती है डिक्रीजिंग भी हो सकती है। डिक्रीजिंग का एग्जांपल हम अभी देखेंगे। r अगर नेगेटिव है तो हमने क्या समझा कि भाई ऑल्टरनेटिवली टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी एक टर्म बड़ी है दूसरी टर्म नेगेटिव छोटी हो गई, वापस अगेन पॉजिटिव हो गया, तो ये ना तो ये इंक्रीजिंग हुआ ना तो ये डिक्रीजिंग हुआ। तो जब भी आपका r जो है लेस देन 0 है तो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिलेंगी। इसका मतलब ये, भाई मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये बात क्लियर होनी चाहिए। r लेस देन 0 के लिए, r ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग भी एंड डिक्रीजिंग भी। अब कैसे होगा ये समझते हैं। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a की वैल्यू हम ले रहे हैं ग्रेटर देन 0, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए a आपके पास है 2 और r की जो वैल्यू है हम क्या ले रहे हैं, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। मतलब क्या, 0 और 1 के बीच में मैंने पॉइंट में वैल्यू ले ली, मान लीजिए 0.5, r क्या ले लिया यहाँ पे 0.5 लेते हैं, 0.5 विच मीन्स 1/2। तो आपको क्या करना है, अगर जीपी लिखनी है तो हम करते क्या है, मल्टीप्लाई करते जाते हैं फर्स्ट टर्म के साथ r को। तो 2 इंटू 1/2 क्या मिलेगा, 1, 1 इंटू 1/2 अगेन 1, अगेन 1/2 करोगे तो 1/4, क्या होगा 1/8 एंड सो ऑन। तो देखो हो क्या रहा है, पहली टर्म मेरी 2 थी, फिर क्या हुआ 1, कम हुआ 1/2, उससे कम 1/4, उससे कम। तो एक्चुअली में टर्म्स कैसी हो रही हैं भाई, डिक्रीजिंग हो रही हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो रिजल्ट होगा डिक्रीजिंग, यानी जीपी एक डिक्रीजिंग मिलेगा। इसके एकदम ऑपोजिट, ए की वैल्यू तो हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, लेकिन आर की वैल्यू में क्या ले रहा हूं, ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, ग्रेटर देन 1। अब कोई भी नंबर को, मान लीजिए पॉजिटिव नंबर को आप 2, 4, 5, 6 ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीजिंग ही मिलेगा। क्लियर सी बात है, एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं है। तो डिक्रीजिंग कब है, जब r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में।
इंक्रीजिंग कब है, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेकिन दोनों ही केस में a कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब बात करते हैं इस केस की। भाई इस केस की मतलब क्या, अगर आपका a कैसा है, लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 है मतलब क्या, नेगेटिव हो सकता है ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मैं ले लेता हूं माइनस का 2 अगेन, ये पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लेते हैं। r कैसा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 मतलब r मैंने मान लीजिए ले लिया 3, क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 2 3 जा -6, -6 3 जा माइनस का 18 -54। तो ये क्या हो रहा है, -2 -6 -18, नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइन है, तो एक्चुअली में नंबर्स हो क्या रहे हैं, एक्चुअली में नंबर्स छोटे हो रहे हैं। तो अगर a कैसा है, लेस देन 0 है, r ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, जी हाँ आपकी जीपी डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, बोलना मत 2 और ये 54, -2 और -54 में -54 बड़ा है, नहीं ये छोटा है, तो वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसका ही ऑपोजिट a नेगेटिव ही है, लेकिन आप वैल्यूज कैसी ले रहे हो, r की 0 और 1 के बीच में ले रहे हो, मतलब 0.5। मतलब ये -2, मान लीजिए यही सेम एग्जाम्पल, -2 के लिए आप r ले रहे हो 0.5 यहाँ पे, मतलब 1/2। मतलब आपको मिलेगा क्या, 1/2 कर दो, मतलब माइनस का 1 मिलेगा। तो -2 बड़ा या -1 बड़ा, ऑफ कोर्स -1 बड़ा। अगेन करोगे तो माइनस क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। यस, -1/2, 0.5 ग्रेटर देन 1, सॉरी 0.5 नेगेटिव का वो क्या है, ग्रेटर देन नेगेटिव -1। हाँ बात तो सही है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है। तो एग्जाम्पल से ऐसे आप समझ सकते हो। अब एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, तब आपको r फाइंड करना है। इफ यू वांट टू फाइंड r, ठीक है, जहां पे r² आ रहा है, ठीक है, तो आपको प्लस माइनस कौन सी वैल्यू लेनी है r की, वो भी यूजफुल के लिए क्या हो सकता है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूजफुल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है जनरल टर्म ऑफ जीपी की। क्या है जनरल टर्म की फॉर्मूला, AR⁻n-1। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए AR⁻n-1 अगर n टर्म्स हैं, तो फिर से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अगर मेरी फर्स्ट टर्म T1 है, जिसे मैं a लिख सकता हूं, T2 क्या है, AR लिख सकते हैं। यही तो होती है जनरल फॉर्म जीपी की, AR स्क्वायर। तो T3 क्या लिखेंगे, AR स्क्वायर लिखेंगे, एंड सो ऑन। nth टर्म तक अगर जा रहा हूं तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे 3 है तो r की पावर कैसी है, 3 से 1 कम है। 2 है तो r की पावर क्या है, 2 से 1 कम है। तो अगर nth टर्म है तो r की पावर क्या होगी, n से 1 कम, यानी AR⁻n-1 आ गया भाई प्रूफ। ऐसे आप सोच सकते हो। दूसरी बात, अगर मुझे फाइंड करना है kth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम एन एंड, पीछे से अगर कोई टर्म फाइंड करनी है, लास्ट से, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो वो कैसे सोच सकते हैं हम, ऐसे सोचिए AR स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म मेरी क्या होगी, nth टर्म है, ठीक है, या फिर कोई भी लास्ट टर्म मैं अज्यूम करता हूं मेरी L है। इस तरह से मैं सोच सकता हूं। तो हम करते क्या है, हर बार R से मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, तो L मिल गया मुझे। तो अगर मुझे L से पिछली टर्म चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, L/R कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से सोचो, या फिर ऐसे सोचो, L/R को मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं तो L मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से L/R² को अगर मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं तो L/R मिल जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, एक जीपी हो गई। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, kth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम एन एंड। तो मैं मान सकता हूं फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी, वो होगी L। जी हाँ, बात तो सही है। ठीक है, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी, देखो फ्रॉम एंड वो होगी L/R, L/R। लेकिन सोचो इस तरह से, सेकेंड टर्म है, ये R क्या है, R की पावर 1 है, तो क्या मैं R की पावर 2 - 1 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, फ्रॉम एंड, थर्ड टर्म देखिए L/R² है, तो L/R² को क्या मैं R की पावर 3 - 1 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं kth टर्म लिखना चाहूं, kth टर्म लिखना चाहूं एंड से, तो क्या लिख सकता हूं, L/ में R की पावर k -1। यस, तो देखिए वही तो आ गया, L/ में R की पावर k -1। तो एंड से आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए L कौन सी टर्म है, nth टर्म है,
ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन में आर की पावर के माइनस वन। मतलब ये हो गया कि अगर जीपी में एन टर्म्स है तो अगर स्टार्टिंग से अगर आपको चाहिए टर्म, जो टर्म पीछे से केथ टर्म है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर की पावर क्या होगी एन माइनस के, और ये 1 1 कैंसल हो जाएगा। तो केथ टर्म फ्रॉम एंड इज नथिंग बट क्या होगा, ए आर रेस टू एन माइनस के, ये वाली टर्म स्टार्टिंग से। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीपी के लिए nth टर्म की फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, द nth टर्म ऑफ जीपी इज, क्या होगा, ये जीपी गिवन है, nth टर्म भी गिवन है, तो फाइंड n की वैल्यू फाइंड करते हैं। बेसिक सिंपल एग्जांपल से जाते हैं। सबसे पहले जीपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3 है। कॉमन रेशियो क्या होगा, √3/3, 1/√3। कॉमन रेशियो क्या आ गया, 1/√3, ऑलरेडी एक जीपी है। ठीक है, तो nth टर्म क्या होगी, nth टर्म आपको बोला है 1/243, लेकिन nth टर्म की फॉर्मूला क्या है, ए आर रेस टू n माइनस 1 1/243। देखिए अब वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 3 है, r की है 1/√3 एंड पावर हो गई n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/243। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/√3 की पावर n माइनस 1 जो है आपको दे देगा 1/729। हमें तो n फाइंड करना है, यानी ये n फाइंड करना है। तो क्या सोच सकते हो आप इस तरह से, 1/√3, ये पावर अगर n माइनस 1 है, वहां चली गई पावर, तो क्या होगा 1/729 की पावर 1/n माइनस 1। यस, अगर 2 पावर है, स्क्वायर है, वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2। सेम इसी पावर के लिए इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे, 1/√3 है और यहाँ पे भी 1/729 है, तो अगर मुझे ये पावर में कुछ कंपैरिजन मिल जाए तो मैं n फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, 1/√3 को क्या मैं 3 की पावर -1/2 लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 729 है, ये क्या है, 3 की कुछ पावर है, यस 3 की कौन सी पावर है, 6 पावर है। 3 की 6 पावर अगर मैं ले लूँ तो क्या आ जाएगा 729 आ जाएगा, लेकिन ऊपर लिखना है तो 3 की कौन सी पावर लेनी पड़ेगी, -6 पावर, -6 पावर, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में 1/n माइनस 1, तो 3 की पावर -6 इंटू 1/n में n माइनस 1, ये इसकी पूरी पावर हो गई। तो देखिए 3 3 सेम, तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपको मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 6/n में n माइनस 1। यस क्लियर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी 12, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई 13, तो n मिल गया है हमें। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जीपी आपके लिए नया है तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। इफ अ फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज ए, फर्स्ट टर्म ए दे दी गया है। अभी देखो ये क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है क्योंकि जीपी नया है आपके लिए। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए गिवन है और क्या गिवन है, थर्ड टर्म इज बी, थर्ड टर्म यानी T3 इज इक्वल टू बी गिवन है, और n+1th टर्म Tn+1 आपको क्या गिवन है, C गिवन है। तो फाइंड करना है 2n+1th टर्म। अब समझो T1 तो A है, तो T3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, T3 इज A R की पावर 2 इज इक्वल टू B। ठीक है, और यहाँ पे n+1th टर्म है यानी A R की पावर n हो जाएगी, क्योंकि हम करते क्या है A R की पावर n-1, लेकिन n क्या है n+1 -1, ये हो गया। ठीक है, C हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, जीपी के लिए 2n+1th टर्म फाइंड करनी है और ऑप्शंस गिवन है, मतलब आंसर ए बी सी के अंदर फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे अगर मैं R फाइंड कर लूँ, R देखिए क्या होगा, B/A का रूट, एक तो ये हो सकता है। यहाँ से अगर R फाइंड करना चाहूँ तो R की पावर n क्या है, C/A है। तो ये कुछ दो रिजल्ट है R के लिए मेरे पास। अब समझो T2n+1th टर्म, T2n+1th टर्म क्या होगी, A R की पावर 2n+1 -1, मतलब R की पावर 2n हो गई। बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब समझो R क्या है आपके पास, B/A का रूट है, और R की पावर देखिए, अगर n इससे मैं ऐसे लिख सकूं, समझना, A R की पावर n की पावर 2
ऐसे लिख सकते हैं ए, आर की पावर एन तो क्या है आपके पास सी बाय ए है, जिसका स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा सी स्क्वायर बाय ए मिल जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी है। सपोज आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो आप b अपॉन ए वाले आंसर में भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे r क्या है, रूट बी बाय ए। तो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है सी स्क्वायर बाय ए, सो दिस इज योर आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। a1 a2 a3 एंड सो ऑन बी अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोला गया है, a4 बाय a6 इज इक्वल टू 1/4, a2 प्लस a5 इज इक्वल टू 216। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं a4 यानी ar क्यूब लिख सकता हूं, gp है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, a6 है तो ar की पावर 5 लिख सकते हैं, यस 1/4 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो r की वैल्यू कुछ मिल गई आपको, क्या मिली, प्लस और -2। यस, r कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, टर्म्स ऑफ जीपी आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आर की वैल्यू प्लस और -2 नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ -2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें रूल पता है ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जब आर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें जो छोटे छोटे रिजल्ट्स है यूजफुल होते हैं। ठीक है, अब देखो a2 प्लस a5 भी आपको गिवन है, a2 यानी ar लिख सकता हूं। व्हाट इज a5? a5 के लिए मैं लिख सकता हूं a r की पावर 4 इज इक्वल टू 216। यस राइट, दोनों में से अगर मैं ये a कॉमन ले लूं तो हमें मिलेगा r प्लस r की पावर 4 इज इक्वल टू 216। मुझे फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 यानी फर्स्ट। a1 को मैं मान लेता हूं कि a है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने a मान ली। अब सोचो मैं r की वैल्यूज पुट कर दूं तो a मिल जाएगा, लेकिन r इज प्लस और -2, तो पॉजिटिव 2 लेते हैं पहले, तो क्या होगा 2 प्लस 2 की पावर 4 16 हो गया, 216। यस राइट, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 216 अपॉन में 18। इसको आप थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। अगर r की वैल्यू मैं ले लेता हूं नेगेटिव तो क्या होगा, देखो a प्लस में लेकिन r है -2 की पावर 4 इज 16 इज इक्वल टू 216। यस राइट, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी अगेन 216 अपॉन में 14। तो ये दो वैल्यूज हो गई, आप इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं। अगर ऑप्शंस गिवन होते आपको तो दोनों ही आंसर राइट है, लेकिन एक चीज जो मैंने बताई ऐड कर दूं अगर मैं तो एक ही आंसर बनेगा। कौन सा वाला आंसर, यही राइट है। तो एडवांस में ऐसे हो सकता है कि दो ऑप्शंस दे दें आपको, दोनों ही राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, जेईई मेंस 2007 का क्वेश्चन है, आंखों में चमक होनी चाहिए। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म, क्या बोला गया, एक जीपी है जो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, सारी टर्म्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको भी पॉजिटिव ही रहना है हमेशा, जेईई देना है। ठीक है, इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, कोई n टर्म है, nth टर्म, एनी टर्म ले लेते हैं, वो क्या है, इक्वल टू है किसके, उसके नेक्स्ट जो 2 टर्म्स होंगी, यानी an+1 और an+2, इन दोनों के सम के बराबर है। हाँ भाई राइट है, ऐसा ही तो बोला गया है। ठीक है, देन फाइंड द कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो an को gp है तो मैं क्या ar⁻n-1 लिख सकता हूँ। यस राइट, यहाँ ar⁻n बनेगा और यहाँ पे ar⁻n+1 बन जाएगा। यस, फॉर्मूला ही लगानी है nth टर्म की। ठीक है, अब देखो मुझे अगर r फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, r, तो मैं किसी तरह से इन सब a को निकाल दूं और ये जो बहुत ज्यादा पावर है n उसको भी निकाल दूं, तो क्या होगा, मैं कॉमन ले सकता हूं यहाँ पे ar⁻n अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे r की पावर -1, यहाँ से भी ar⁻n कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 + r बचेगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, 1/r इज इक्वल टू 1 + r, जो आपको अल्टीमेटली दे देगा r² + r-1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जहां पे मैं इसको सॉल्व करके कॉमन रेशियो r लेके आ सकता हूं। अब कैसे सॉल्व करें भाई, कुछ नहीं, r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, -b + और -b² - 4ac अपॉन में 2a, ये लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, -b, व्हाट इज b,
यहाँ पे आर का कोएफिशिएंट यानी -1 प्लस और माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है 1 ही होगा। माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी यानी पॉजिटिव का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मिल जाएगा 1 प्लस 4 मिल जाएगा अपॉन में 2a यानी 2 मिल गया, तो आपको मिलेगा -1 प्लस और माइनस √5 अपॉन में 2। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ आर, कौन सी एक -1 प्लस √5 और दूसरी -1 माइनस √5 अपॉन 2। लेकिन देखो क्या बोला है, सारी जो टर्म्स है वो कैसी हैं, पॉजिटिव टर्म्स है भाई, तो आपके लिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता। आर कैसा होना चाहिए हमेशा इस तरह से, यस इट इज ओनली √5 -1 अपॉन में 2, यही वाला आर आपको लेना पड़ेगा। बात क्लियर होनी चाहिए, आर नेगेटिव नहीं होना चाहिए वरना ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। सो आंसर क्या आएगा भाई, √5 -1/2 इज अवर फाइनल आंसर। तो देखा मैंने बोला था छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है वरना आप कंफ्यूज हो जाते, आप तो सोचते कि यहाँ पे ये भी आंसर है और दूसरा ये भी आंसर है। बात क्लियर होनी चाहिए, और मेंस का सवाल है तो एक ही आंसर बनता है, एडवांस है तो 2 आंसर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 है यहाँ पे जेईई मेंस 2008 का क्वेश्चन है। अब इससे पहले, इसको समझने से पहले एक नोट कर लो। क्या नोट करना है आपको, देखो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ टर्म्स का सम गिवन है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, इस तरह से गिवन है, ठीक है, और वो भी कैसे 2 बार या 3 बार, 2 बार मान लीजिए गिवन है। कुछ टर्म्स मान लीजिए 5th + 6th टर्म का सम ये है, फिर बोला है 8th टर्म + 10th टर्म का सम ये है। तब आपको बोला जाएगा रेशियो फाइंड करके दे दो या फर्स्ट टर्म फाइंड करके दे दो या कुछ और फाइंड करके दे दो। तो तब आपको क्या करना है, वो जो इक्वेशंस बनेंगे सम ऑफ टर्म्स के, जो इक्वेशंस बनेंगे आपको उनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रख लो हमेशा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आएगा, कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी एड अप टू 12, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 2 टर्म में a1 + a2 ले सकता हूं, यस, एड अप टू 12 यानी दोनों का सम 12 है, यही बात है, ठीक है। यानी इसको मैं सिंपली लिखना चाहूं तो मैं a + ar लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे भाई, क्यों फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r मान लिया। सिमिलरली और क्या गिवन है आपको, सम ऑफ द 3rd and 4th टर्म यानी a3 + a4 आपको गिवन है 48, सम क्या गिवन है 48, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं इस तरह से ar² + ar³, यस राइट 48 हो गया। तो हमने क्या बताया आपको, पहले ही नोट करा दिया, जब भी ऐसा कुछ हो, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स भी दे सकते हैं, एक सम हो सकता है, एक रेशियो भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, यहाँ पे सम ऑफ टर्म दिया गया हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स भी दिया गया हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आपको उसको भी ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो या कुछ और भी मेथड लग सकती है, ठीक है। तो 2/1 कर दूं मैं अगर यहाँ पे, समझना 2 / 1 तो क्या होगा, देखिए 48/12 इज इक्वल टू यहाँ पे ar², यहाँ पे देखिए अगर मैं ar² को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 + r बचेगा। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं a को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 + r बचेगा। सो यहाँ पे a कैंसिल हो गया, 1 + r भी कैंसिल हो गया। रेशियो लेने से मुझे क्या मिला, 4 = r², 4 = r²। तो r की वैल्यू है +or-2, नहीं रुक जाओ, क्यों, क्योंकि बोला गया इफ द टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बार बार छोटे छोटे रिजल्ट्स बताने का मतलब ही ये है कि ये यूज होते हैं भाई। तो +or-2 मत लिख के आना, आपकी जो r की वैल्यू है वो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ -2। लेकिन हमें r नहीं पूछा है, हमें तो पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या सोच सकते हो, इसको लेके जाओ, यहाँ पे r -2 पुट कर दो, ठीक है, a कॉमन ले लो, यहाँ से क्या मिलेगा 1 + r, लेकिन r तो है -2 इज इक्वल टू 12 गिवन है, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे a की वैल्यू -12 आ जाएगी, यस। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस
सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चंस ना बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको एक दो ही यूज़ करनी है, लेकिन लॉजिक ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने तो फॉर्मूला पढ़ ली, सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं, इतना सिंपल नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज जैसा चैप्टर सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि इसी पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप सॉल्व कर लोगे, मतलब ऐसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी जेईई मेंस एडवांस निकाल पाओगे। तो अब हमारा टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए n टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है, Sn होगा भाई, ये एक वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, दो फॉर्मूलाज है। अगर r की वैल्यू 1 नहीं है, r 1 नहीं है, तो ये फॉर्मूला आएगी, r की वैल्यू 1 है तो सीधा सीधा आंसर Na आ जाएगा। लेकिन आया कैसे, ये फॉर्मूला जो है आपके पास दैट इज फॉर r ग्रेटर देन 1, एक और फॉर्मूला है जो है r लेस देन 1 के लिए। कौन सी है फॉर्मूला, देख लो सबसे पहले, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन में 1 माइनस आर, ये एक फॉर्मूला बनती है। इससे थोड़ा सा चेंज है, बस शफल कर दिया है इनको, ठीक है, जब r इज लेस देन 1 है। अब ये आया कैसे वो समझते हैं। अगर Sn है आपके पास, Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, लेकिन जीपी को आप ऐसे लिख सकते हो a आर स्क्वायर एंड सो ऑन, जहां पे मान लीजिए लास्ट टर्म क्या है आपके पास, L है, तो उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, L बाय आर होगी, उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, L बाय आर स्क्वायर होगी, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। मुझे Sn में इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है, मतलब Sn को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से अगर मैं सोचूं, R से मल्टीप्लाई कर दूं इसे, तो क्या होगा, AR स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, AR क्यूब बन जाएगा, यस, एंड सो ऑन, ये टर्म बन जाएगी L बाय आर, दिस विल बिकम L एंड ये बन जाएगा LR, यस राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और अगर मैं 1 माइनस 2 कर दूं, 1 माइनस 2 कर दूं तो क्या होगा, देखिए Sn माइनस आर Sn इज इक्वल टू, समझना बड़े ध्यान से कि कौन सी टर्म्स कैंसल हो रही हैं आपकी। एक तो AR कैंसिल होगा, AR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। यहाँ पे समझना बड़े ध्यान से, ये टर्म L बाय आर L, ये सब कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, सिर्फ एक फर्स्ट टर्म A बची, माइनस में LR बच गया, माइनस में LR बच गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, Sn कॉमन हो गया, ये क्या है, Sn है, Sn इज इक्वल टू A माइनस LR अपॉन में, यहां से Sn कॉमन निकला तो 1 माइनस आर बच गया आपके पास। अब सोचो ये किसके लिए है, व्हेन r इज लेस देन 1, यस राइट, r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो 1 में से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, यानी Sn इज इक्वल टू, आप यहाँ पे L मान लो कौन सी टर्म है, nth टर्म है, nth टर्म के लिए आप क्या लिख सकते हो, a r की पावर n माइनस 1 इंटू आर अपॉन में 1 माइनस आर इज इक्वल टू, क्या होगा, a कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचा, माइनस में r की पावर n माइनस 1 इंटू आर क्या हो गया, r की पावर n हो गई, अपॉन में 1 माइनस आर। तो देखिए अल्टीमेटली जो मुझे फॉर्म चाहिए था, यस वही आ गया आपके पास, यही तो फॉर्म लाना था। देखिए 1 माइनस आर अपॉन में 1 माइनस आर, तो ये आ गया लेस देन 1 के लिए, किसके लिए, लेस देन 1 के लिए आ गया। इसी तरह से आप सोच सकते हो ग्रेटर देन 1 के लिए, ये क्या है, ग्रेटर देन 1। भाई कैसे सोचूं इसको मैं, इस तरह से सोचो, ये अगर लेस देन 1 है, Sn इज इक्वल टू क्या है, a माइनस LR है, तो आप सोच सकते हो LR माइनस a अपॉन में r माइनस 1, r माइनस 1, ये क्या हो गया, r ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्म हो गया। बस यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा दो तो ये वाला टर्म यानी ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स, जहां पे r क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन लेस देन दोनों ही हो सकता है। लेकिन अगर r मेरा इक्वल टू 1 है तो क्या सोच सकते हो आप, तो आप इस तरह से सोचो, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है आपका 1, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, a को 1 से a ही मिलेगा, अगेन a ही मिलेगा, मतलब a ही मिलता जाएगा n टर्म तक, मतलब nth टर्म भी मेरी a ही होगी। मतलब a कितनी बार आ रहा है भाई, यहाँ पे
ये क्या है, एक जीपी है, ठीक है, तो उसके टर्म्स ये हो गए। तो Sn आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, a प्लस ए एंड सो ऑन, n टाइम्स a। तो एक्चुअली में आंसर क्या आ गया, n टाइम्स a आ गया। देखिए तो यही तो आंसर है हमारा। तो इस तरह से आप सोच सकते हो जब r इज इक्वल टू 1 है। इसके बाद क्या सोचना है, इन्फिनिटी, अगर मेरे पास इन्फिनिटी टर्म्स है जीपी में तो उसका सम क्या होगा वो भी देखते हैं। तो अगर मेरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स है, अनगिनत, तो उसका अगर सम करना हो तो उसकी भी एक फॉर्मूला है, a अपॉन में 1 माइनस आर। भाई ये कैसे आया, सोचो, यहाँ पे कंडीशन है जो r है वो -1 और 1 के बीच में, यानी कि मॉड r इज लेस देन 1, ये वाली कंडीशन है आपके पास। अब सोचो r की वैल्यू जब लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, r की वैल्यू हमने अभी प्रूफ किया, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1, दिस इज योर लेस देन 1। तो r लेस देन 1 के लिए आप ये लिख सकते हो a इंटू 1 माइनस आर, ठीक है। Sn मैं इस तरह से लिख सकता हूं a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। जब मेरे पास r लेस देन 1 है तो यहाँ पे वही कंडीशन फॉलो करनी है। तो आप इसको इस तरह से सोचो, a मल्टीप्लाई कर दो, ये a इंटू 1 a हो गया, 1 माइनस आर दे दो, माइनस में ए आर रेस टू एन अपॉन में 1 माइनस आर, मैंने दो अलग अलग टर्म्स कर दी। अब सोचो Sn है इस तरह से, मुझे क्या चाहिए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन उसके लिए मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा हूं तो r रेस टू n पे गौर कीजिए, r रेस टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज याद रख लो, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि अगर मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा हूं तो Sn भी क्या होगा, s इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहां पे कोई भी n नहीं है, यहाँ पे कोई भी n नहीं है, तो हमारा n कहाँ लगेगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहीं पे लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होगा, r रेस टू n जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी जो टर्म है आपकी, ये टर्म हो जाएगी 0। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा s इन्फिनिटी, s इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो s इन्फिनिटी आपको मिला a अपॉन में 1 माइनस आर। इस तरह से ये फॉर्मूला जनरेट होती है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, इसका मतलब ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चंस वैरायटी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे फॉर्मूला तो आप याद कर लोगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्चुअली में सम सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट इन दिस चैप्टर। बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 6 है यहाँ पे, द प्रोडक्ट 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/16 एंड कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी इज। भाई क्या होगा, मतलब क्या है, हमने तो अभी सम पढ़ा, ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो हमने सीखा ही नहीं है, वहीं से क्वेश्चन है, सम से ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आप 2 की पावर 1/4 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में है 4 की पावर, लेकिन 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर की पावर 1/16, यस राइट, इनटू 8 यानी 2 क्यूब की पावर 1/48 इनटू 16 यानी 2 की पावर 4 की पावर 1/28, 128 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से सोचो, 2 की पावर क्या हो गई, यहाँ पे 1/4 हो गई, यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी, 1/8 इंटू 2 की पावर 1/16, सिंप्लीफाई कर दो, 2 की पावर क्या होगा, अगेन आप कर दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 32 एंड सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक जाना है। लेकिन मुझे तो सम की फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट की नहीं। लेकिन बचपन में हमें सीखे थे, क्या सीखे थे, अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 एंड कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। तो मैं देख सकता हूं कि ये एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी है जो क्या है, सीरीज में है, मतलब सीक्वेंस है जिसका आप एडिशन करोगे सीरीज बनेगी, ठीक है। तो 1/4 1/8 दिस इज जीपी, ठीक है। एडिशन कर दिया तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स क्या होता है,
एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस आर। यस यू आर राइट। तो फर्स्ट टर्म इज 1/4, तो यहाँ पे मैंने 1/4 पुट कर दिया। 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो है 1/2, सो 1 माइनस 1/2 हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4, 2 1 जाओ 2 माइनस 1 1, सो यू विल बी गेटिंग 1 अपॉन में 2। यस राइट। तो आपको मिल गया 1/2 एस इन्फिनिटी, यानी आपको मिली 2 की पावर 1/2, यानी √2 इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सीधा सीधा दिखेगा नहीं आपको कि सम कर दो भाई इसका, नहीं, प्रोडक्ट गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो हर बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा आपको जो भी गिवन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है यहाँ पे, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, पहले 20 टर्म्स का सम करना है। हाँ भाई मजा आ गया, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। जेईई मेंस का सवाल है भाई, सीधा सीधा कैसे करोगे। सोचो यहाँ पे 1 + 3/2 + 7/4, क्या ये एक जीपी है? चेक करो। 3/2/1 करो, नहीं 3/2 आ रहा है। 7/4 डिवाइडेड बाई 3/2, क्या 3/2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, कॉमन रेशियो नहीं मिल रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ गिवन है, जेईई मेंस का सवाल है या कोई भी ऐसा सवाल है, मैंने क्या बोला, सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला नहीं लगने वाला कहीं भी। तो इसको आप इस तरह से सोचो, क्या मैं 1 को 2 - 1 लिख सकता हूँ? यस लिख सकते हैं। 3/2 को क्या मैं 2 - 1/2 लिख सकता हूँ? यस लिख सकते हैं। 2 2 4 -1, 3/2 हो गया। 7/4 इज 2 - 1/4, यस 4 2 8 -1 हो गया। सिमिलरली एंड सो ऑन, कहाँ तक जाना है? अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। बात होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब सोचो, जब भी मैंने बोला ऐसा है सिंप्लीफाई करो, बहुत सारे इसके पैटर्न है अलग अलग, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा, अलग अलग पैटर्न है। 3/6, 3/6 स्क्वायर, ठीक है। 1 + 3/6, 3/6 स्क्वायर, 3/6 का क्यूब, या ऐसा बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है। आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 2 2, तो कितनी बार 2 आ रहा है? 2 + 2 + 2, 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, यानी 20 बार क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। तो जब भी आप ऐसे सिंप्लीफाई करोगे जो गिवन सीरीज है, तो आपको हमेशा कोई ना कोई, नोट कर लो यहाँ पे, जब भी आपको सम फाइंड करना है या फिर आपको जीपी गिवन है या कुछ भी गिवन है इस तरह से सीरीज के अंदर, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करो, जिससे क्या होगा, आपको 2 जीपी मिल सकती है अलग अलग, ठीक है। 2 जीपी मिल सकती है, या एक जीपी एक एपी मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से 2 अलग अलग सीरीज मिलेंगी, तब आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो एक ये मिल गया, यहाँ पे क्या मिल रहा है? माइनस कॉमन ले लो, 1 1/2 1/4, 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स तक जाना है। तो मैंने पहले ही बोल दिया, इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर 2 चीज़ें मिलेंगी। तो 2 को 20 टाइम्स कर दो, तो 20 2 जा 40 आ जाएगा माइनस में। ये क्या है? ये तो एक जीपी है, कहाँ तक है? अप टू 20 टर्म्स तक। फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म इज ए, लेकिन रेशियो देखो, रेशियो क्या है आपके पास? 1/2 है, जो कैसा है? लेस देन, यस लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए क्या है फॉर्मूला? बता देता हूं फिर से, Sn = a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, दिस इज योर फॉर्मूला। तो पुट कर दो, तो 1 - r क्या है? 1/2 की पावर n, लेकिन n कितना है? 20 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे? 1 - 1/2, ठीक है। तो क्या मिला? 40 माइनस में 2 1 जा 2 -1, तो 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हो गया, ठीक है। माइनस में 1/2 की पावर 20 है आपके पास, क्या है? 2 की पावर 20, सो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/2 की पावर 20 और मल्टीप्लीकेशन विथ 2। तो क्या हो गया देखो, 40 - 2 इज 38, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है? 1/2 की पावर 19। तो इस तरह से आप आंसर लेकर आ सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 है, यहाँ पे स्टार क्वेश्चन है,
हमारा हैशटैग जे लेवल का ये क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। वो था लेकिन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ये एक्चुअल में जी हाँ एडवांस लेवल तक का भी आप इसको सोच सकते हो। देखो क्या गिवन है, द एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल गिवन है। ई एक्स पी मतलब क्या, ई की पावर, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर में लिखना है ये सब। क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स का मॉड। ठीक है, यानी ऑड जब पावर है तो मॉड लगा देना है। कहां तक जाना है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गई पावर इसकी। मल्टीप्लीकेशन में है log 4, log 4 बेस ई मान लेना है। ठीक है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64। ठीक है, तो मैं इसको कुछ सॉल्व करके इसमें वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूं इक्वेशन में। फिर बोला है जो x है दैट इज 0 से लेके पाई के बीच में है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। x कौन से सेट में होगा, कौन सा सेट होगा x के लिए। मतलब क्वेश्चन को काफी घुमाया है। देखो यहां पे इसके बारे में सोचो, एक्सपोनेंशियल को भूल जाओ, सबसे पहले नजर यहां जानी चाहिए। कहां पे भाई, ये जो है इन्फिनिटी टर्म्स का सम तो पता है हमें, अभी सीखा, क्या सीखा, s इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस आर। बात क्लियर होनी चाहिए। सोचो तो आपका फर्स्ट टर्म a क्या है यहाँ पे, योर a इज 1। कॉमन रेशियो के बारे में सोचो, कॉमन रेशियो क्या है, cos x डिवाइड बाय 1 मॉड cos x, तो क्या आ रहा है मॉड cos x। ठीक है, सिमिलरली cos स्क्वायर x डिवाइड बाय मॉड cos x करो, मॉड cos x। तो ये दोनों चीजें आपको दिख रही है, यहाँ पे पुट कर दो, क्या मिलेगा, देखो a इज 1 अपॉन में 1 माइनस मॉड cos x, मॉड cos x। ठीक है, एस एन हो गया। क्या है ये आपका इन्फिनिटी है तो एस इन्फिनिटी ले लेते हैं। एस इन्फिनिटी को मैं अभी के लिए मान लेता हूं अल्फा। क्या मान लेते हैं, ये अल्फा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 माइनस मॉड cos x। ये आपका हो गया अल्फा। इसको क्लियर कर दो तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, e की पावर अल्फा में लिख सकता हूं। ये मैंने एस इन्फिनिटी तो कर दिया लेकिन इसको अल्फा मान लेते हैं, तो इसको अल्फा मान लिया तो ये एक्चुअली इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ये पूरी टर्म चली गई, सिर्फ बचा log 4 बेस ई। बात होनी चाहिए क्लियर। अब सोचो यहाँ पे log के साथ मल्टीप्लीकेशन में अल्फा है तो e टू दी पावर log 4 बेस ई की पावर क्या हो जाएगी, यस अल्फा हो जाएगी, या फिर यहाँ पे 4 की पावर अल्फा, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो e टू दी पावर log a, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, e टू दी पावर log a बेस e। तो क्या होता है, ये टर्म चली जाती है और सिर्फ आपको a मिल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा समझना, ये e टू दी पावर log बेस e चला जाएगा, बचेगा क्या, 4 की पावर अल्फा। क्या बचा आपके पास, 4 की पावर अल्फा बच गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 की पावर अल्फा। ठीक है, अब सोचो ये क्या है, ये जो मिला था एक्सपोनेंशियल के लिए कुछ वैल्यूज आ गई हमारे पास 4 की पावर अल्फा, लेकिन ये तो क्या कर रहा है 4 की पावर अल्फा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। क्या है इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस में 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे। y माइनस 16 y माइनस 4, यस 16 4 जा 64, और इसके पार्ट हो गए स्प्लिटिंग टर्म। सो y कैन बी 16 एंड y कैन बी 4। बात तो सही है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो 4 अल्फा है, 4 की पावर अल्फा, एक्चुअल में ये जो आंसर मिला हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही तो बोला गया है हमें। तो इंस्टेड ऑफ y आई कैन पुट 4 की पावर अल्फा, 4 की पावर अल्फा इज 16 और 4 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा क्या निकलेगा, अगर मैं 4 स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे 4 की पावर 1 ले लूँ तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। यस अल्फा मिल गया मुझे, इसका मतलब ये अल्फा ये रहा भाई, मिल गया अल्फा। अब सोचो हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो x फाइंड करना है। तो अगर इस अल्फा को मैं यहां पुट कर देता हूं तो cos x को मैं कुछ सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे वैल्यूज मिलेगी। तो अब सोचो इस तरह से, यहां पे अल्फा की वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट अल्फा इज इक्वल टू 2, अगर 2 है तो 1 अपॉन 1 माइनस मॉड cos x क्या होगा,
सोचो 2 वैल्यू कब होगी इसकी, जब आप cos x क्या लोगे, सोचो सोचो क्या लोगे, जब आप मॉड cos x की वैल्यू 1/2 लोगे। व्हेन मॉड cos x इज 1/2 लोगे जब, तभी आपको 2 वैल्यू मिलेगी। यस, तो मॉड cos x की वैल्यू 1/2 है, तो cos x की वैल्यू 1/2 एंड -1/2। इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या होगी, या तो π/3 होगी या फिर 2π/3 होगी। यस, आंसर आ गया मेरा। तो एक x तो ये मिल गया आपको π/3 एंड 2π/3। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पे मैंने अल्फा पहले सिर्फ 2 ही लिया है, अल्फा की वैल्यू 1 लेना बाकी है। इसका मतलब ये, अगर मैं 1 = 1/1 माइनस क्या है मॉड cos x लेता हूं, जिसका आंसर है 1, तो वो आंसर 1 कब आएगा, जब आपका मॉड cos x 0 होगा। 1 - 0 1, 1/1, तो अल्टीमेटली आंसर 1 तब आएगा जब मॉड cos x 0 होगा। तो 0 कब होता है, cos π/2 पे cos 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, π/2 हो गई। यहाँ पे गौर कर लो, तो यहाँ पे एक चीज देखो, x की वैल्यू है π/2 और x की वैल्यू π/3, 2π/3, 3 वैल्यूज। तो यहाँ पे चेक कर लो, π/2, 2π/3 एंड π/3। ऑप्शन डी इज माय फाइनल आंसर। तो ये है भाई लेवल क्वेश्चंस का। मैंने क्या बताया, बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ओनली, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही आपको जेईई मेंस एडवांस से अच्छे से मार्क्स लेके दे सकती है। प्रॉब्लम 9 है यहाँ पे, इफ 2 की पावर 10 + 2 की पावर 9 × 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कहां तक जाना है, लास्ट टर्म है आपकी 3 की पावर 10। अब समझो, यहां पे एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। कौन सा फॉर्म, अगर आपके पास a की पावर n प्लस a की पावर क्या है यहाँ पे n - 1 × b, a की पावर n - 2 b² एंड सो ऑन। कहां तक जाना है, लास्ट टर्म b की पावर n होगी, उससे पहले आपको मिलेगा a की पावर a यानी 1 पावर और b की पावर n - 1। इस तरह से टर्म्स है। अगर मतलब एक क्वांटिटी जो है वो कम होते जा रही है और दूसरी b जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जा रही है। देखिए a की पावर n क्या होगी, कम होगी, और b क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा। तो ऐसा हो रहा है, तो क्या करना है आपको, रेशियो समझ जाना है। रेशियो होता है इसका, जी हाँ, b/a, और टर्म्स होती हैं, टर्म्स क्या होती है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, n + 1 टर्म्स होती है। क्यों ऐसा, देखो ये a की पावर n है, कहाँ तक गए, a तक, यानी 1 से लेके n टर्म्स, कितनी हुई, n टर्म्स। लेकिन एक और टर्म भी आ रही है यहाँ पे b की पावर n, यानी n + 1 टर्म्स हो गई। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे a की पावर n - 1, b को डिवाइड कर दो a की पावर n से, रेशियो यही मिलेगा b/a। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मेट लगाना चाहूँ तो r रेशियो क्या होगा मेरा, 3/2 हो जाएगा। टर्म्स क्या होंगी, 11 टर्म्स होंगी। यस राइट, n कितना होगा मेरे पास, अल्टीमेटली 11 होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, 11 टर्म्स के लिए मुझे मिल जाएगा आंसर। सो Sn = a r⁻n - 1 अपॉन में r - 1। मैंने ये वाली फॉर्मूला क्यों ली, क्योंकि r आपका 3/2 है, ग्रेटर देन 1 है। तो विच इंप्लाइज फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 2 की पावर 10, r इज 3/2 की पावर 11 - 1 अपॉन में 3/2 - 1 विच इज इक्वल टू, वैल्यू गिवन है s - 2 की पावर 11। s की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली ये 2 यहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर 11, नीचे तो 1 हो गया, और यहाँ पे मिलेगा आपको 3 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11 - 1 एंड s - 2 की पावर 11। इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या होगा, देखो ये एलसीएम बन जाएगा 2 की पावर 11 और ये कैंसल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 इज इक्वल टू s माइनस 2 की पावर 11, जो कैंसल हो जाएगा। सो s की वैल्यू क्या हो गई, 3 की पावर 11। तो ऐसी टाइप का पैटर्न है। तो सीधा सीधा रेशियो सोचो ही मत, b/a रेशियो ले लो, n + 1 टर्म्स ले लो। अगर यहाँ पे 2 की पावर 100 होता तो कितनी टर्म्स होती, 2 की पावर 100 होता तो क्या होता, 101 टर्म्स होती। ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2022 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो सम ऑफ n टर्म्स
फॉर जीपी और इन्फिनिटी टर्म्स के लिए हमने समझ लिया भाई कैसे सम निकालते हैं। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट लेक्चर में हमने जैसे एपी की प्रॉपर्टीज देखी थी, ये भी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है, ठीक है। प्रूफ नहीं देखेंगे, सीधा सीधा रिजल्ट को हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर a1 a2 a3 an एक जीपी बना रही है, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं हर एक टर्म को, सीक्वेंस की हर एक टर्म को अगर मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डिवाइड भी कर दूं, तो जो रिजल्टिंग बनेगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी, वो भी एक जीपी ही क्रिएट करके देगी। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, सेम जीपी ही मिलेगी और रेशियो भी क्या रहेगा, सेम। अगर इसका रेशियो आर है, लेट्स से रेशियो आर है, तो इस जीपी का रेशियो भी क्या रहेगा, आर ही रहेगा, ठीक है। बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, यानी a1 a2 a3 था, सारी जो टर्म्स को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं इस तरह से 1/a1 1/a2 एंड 1/an, तो जो रिजल्टिंग मिलेगा हमें वो भी एक जीपी ही देगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही मिलेगा। अब यहां पे रेशियो थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा, रेशियो 1/r हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल समझता है तो समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसे ले लूं 1 2 4, और क्या करेंगे भाई, जीपी कैसे होती है, मल्टीप्लाई करना होता है, 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई विथ 2, कोई कांस्टेंट नंबर, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया एंड सो ऑन। यस राइट, तो ये भी देखो क्या दे रही है, जीपी ही तो दे रही है अल्टीमेटली। तो यस, ऐसे आप सोच सकते हो, इसका कोई ऐसे प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रिजल्ट याद रख लो। सिमिलरली अगर मैं, समझना बड़े ध्यान से, कोई जीपी है उसकी हर एक टर्म में n पावर लगा देता हूं, मान लो मैंने 555 पावर लगा दी, तो वो भी रिजल्टिंग मुझे क्या देगी, एक जीपी ही देगी। और उसका रेशियो है, थोड़ा चेंज हो जाएगा अगेन, r की पावर n हो जाएगा रेशियो। मतलब मान लो मैं स्क्वायर कर देता हूं हर एक टर्म का, क्या कर देता हूं, स्क्वायर, तो मुझे जो रेशियो मिलेगा नई जीपी के लिए वो क्या होगा, r² होगा, ठीक है। अगर मैं r की पावर 3, ठीक है, यानी कि अगर मैं 3 पावर कर देता हूं तो रेशियो क्या होगा, r की पावर 3 होगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने, मतलब यहां से ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी का यूज करके सॉल्व कर दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते यहां से, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है यहां पे, देखिए क्या गिवन है, a1 a2 a3 अगर जीपी है, हाँ भाई मान लिया पहले ही, अगर जीपी है तो कुछ अब थोड़ा सा चेंज है, अच्छी प्रॉपर्टी है, log a1 log a2 log a3 एंड सो ऑन। अगर मैं log लगा दूं हर एक टर्म पे तो वो जीपी होगी नहीं, वो एपी होगी। इसी तरह से अगर log a1 a2 a3 log a3 अगर वो एक एपी है तो मैं उसका log हटा दूं, यानी a1 a2 a3 लिख लूं, तो वो क्या होगा, जी हाँ, वो एक जीपी बना के देगा, यानी वाइस वर्सा है, ठीक है। एक और चीज, यहां पे पिछली प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लाई डिवाइड की बात की, हमने ऐड सब्ट्रैक्ट की बात नहीं की। तो अगर मैं a1 प्लस और माइनस के करूं, a2 प्लस और माइनस के करूं, तो क्या वो मुझे जीपी देगी, नहीं, वो नॉट जीपी, नॉन जीपी, वो एक आपको जीपी नहीं देगी। ये चीज हमेशा याद रखना। एपी में हो जाता था, अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एपी मिलती थी अगेन, लेकिन यहां पे जीपी नहीं मिलेगी, जीपी में अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है। तो ये एक चीज क्लियर हो गई यहां पे। यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है जेईई एडवांस, मतलब डायरेक्ट इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए एक और प्रॉपर्टी है यहां पे, कौन सी है प्रॉपर्टी, इन अ फाइनाइट जीपी a1 a2 a3 an, फाइनाइट है जीपी आपकी, ठीक है। और बोला है प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम है। भाई ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, एपी में समझी थी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पे हम सेम देखते थे, एपी में क्या देखते थे हम, सम देखते थे, यहां पे क्या देखेंगे, जीपी में हम प्रोडक्ट देखेंगे। तो ये चीज याद रख लो, जीपी में हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, फर्स्ट टर्म मेरी a1 है और प्रोडक्ट कर दूं लास्ट टर्म के साथ, तो वो इक्वल होगी किसके साथ, इक्वी डिस्टेंस पे। यहां पे अगर a2 ले रहा हूं तो लास्ट सेकेंड टर्म क्या होगी, an-1,
सिमिलरली A3 ले रहा हूं तो मल्टीप्लाई कर दो उसको AN-2 के साथ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इक्वी डिस्टेंस पे जो भी टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट सेम होगा और वो बराबर होगा A1 इंटू AN के। अब इसका प्रूफ समझने की जरूरत नहीं है, एपी में जैसे हमने प्रूफ समझा था, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ समझने की जरूरत नहीं है, सीधा याद कर लो क्योंकि प्रूफ नहीं पूछते हैं। एपी में समझ लिया, वापस रिपीटेटिव समझना जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जो कहती है इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स, भाई एपी में भी समझा था, अगर रेगुलर इंटरवल में ले रहे हो तो वो एपी बनेगी। तो सिमिलरली मान लो यहाँ पे आपकी है 9 -3 1 -1/3, इस तरह से आप ले रहे हो जीपी। क्या ले रहे हो? जीपी ले रहे हो। तो इस तरह से मैं रेगुलर इंटरवल पे टर्म ले लूं, यानी अगर मैं 9 ले लूं, 1 ले लूं, -1/3 को मल्टीप्लाई कर दो -1/3 के साथ, मतलब क्या मिलेगा 1/9। तो 9 1 1/9 एंड सो ऑन। तो ये रिजल्टिंग भी क्या मिला है? मुझे जीपी ही मिल रही है। देखो जहां पे रेशियो क्या है आपका, रेशियो इज 1/9। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल पे टर्म्स ले रहे हो, मान लो मैंने ये टर्म ले ली और फिर 2 टर्म छोड़ के एक टर्म ले ली, फिर अगेन 2 टर्म छोड़ के ले ली, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगी? रिजल्टिंग जीपी ही मिलेगी, लेकिन रेशियो अलग हो जाएगा। इसका रेशियो क्या है? -1/3 और इसका रेशियो क्या है? 1/9। तो रेशियो सेम नहीं होगा। पहले क्या होता था, यहाँ पे हमने देखा कि रेशियो सेम होता है अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। यहां पे अगर रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर n लगा दोगे तो रेशियो की पावर n हो जाएगी। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरवल ले रहे हो, उसके ऊपर से आपका ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो इक्वल इंटरवल पे जो जीपी मिल रही है उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। एग्जाम्पल सॉल्व करें उससे पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, स्टार, जी हाँ, यहां पे आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी कैसे करेंगे, सिमिलर, काफी सिमिलर है एपी में। अगर एपी नहीं देखा है तो वो देख लो, ठीक है। 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर ऐसे बोला जाए जीपी में 3 टर्म्स, तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा आपको? A/R A एंड AR, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या होगा? R होगा। अगर 4 टर्म्स बोला जाए तो इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हो जिसका कॉमन रेशियो R² होगा। अब मुझे याद नहीं रखना टेबल, तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? अगर आपके पास ऑड टर्म्स सिलेक्ट करनी है, क्या करनी है? ऑड टर्म्स सिलेक्ट करनी है, तो आपकी मिडल टर्म जो होगी वो A होगी। याद रख लो, मिडल टर्म एंड रेशियो, मिडल टर्म एंड रेशियो, ठीक है। अगर ऑड टर्म सिलेक्ट करनी है तो मिडल टर्म इज A, रेशियो आपका R होगा, ठीक है। अगर इवन टर्म्स यूज करनी है तो आपका मिडल टर्म होगा A/R एंड A, ठीक है, A/R एंड AR होगा और रेशियो आपका R² होगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे करो? आप क्या कर सकते हो, मिडल टर्म के साथ R मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी देखो AR देखिए, AR², यही तो हो गया। सिमिलरली पीछे जाना है तो क्या करो, R से डिवाइड करते जाओ, यानी मिडल टर्म A है तो डिवाइड करो A/R, अगेन R से डिवाइड करो A/R²। तो ये क्या है? देखिए ये मेरे पास 5 इज ऑड। इवन की मैं बात करूं तो आपको मिडल टर्म्स ये दोनों ले लेनी है, A/R एंड AR। फिर क्या करोगे? रेशियो याद कर लो R², तो R² से मल्टीप्लाई करते जाओ, AR के साथ R² मल्टीप्लाई करो, AR³ आएगा। देखो AR³ आ रहा है, ये क्या है भाई? 6 इवन टर्म्स है, और R² मल्टीप्लाई करो AR की पावर 5। अगेन यहाँ पे R² से डिवाइड करते जाओ, A/R³ A/R की पावर 5। तो टेबल मत याद रखो, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, सेम जैसे एपी में याद रखी थी, फर्स्ट टर्म नहीं मिडल टर्म A, ठीक है। फर्स्ट टर्म गलती मत करना है, यहाँ पे बच्चे वही गलती कर देते हैं कि A को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, नहीं, A इज योर मिडल टर्म, रेशियो इज R। जब ऑड है, इवन है तो क्या है? इवन है तो 2 टर्म होंगी मिडल में और रेशियो भी पावर 2 में होगा। तो अब क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, द 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। 3 नंबर्स एक जीपी बना रहे, तो आपको सोचना है, अज्यूम करने हैं 3 नंबर्स, यानी A/R ले सकता हूं मैं, A ले सकता हूं एंड AR ले सकता हूं। ऑड नंबर्स है तो मिडल टर्म A आ गई, R से मल्टीप्लाई, R से डिवाइड, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। क्या बना रहे हैं? एक जीपी, लेकिन जीपी कैसी है? इंक्रीजिंग जीपी है, तो R की वैल्यू इज ग्रेटर देन
1, यस एकदम राइट। इफ द मिडल नंबर इज डबल, अगर मैं मिडल नंबर को डबल कर दूं यानी इसे, तो क्या मिलेगा, एक AP मिल रही है आपको, सो A/R 2A AR, ये आपको क्या क्रिएट करके दे रही है, एक AP क्रिएट करके दे रही है। तो AP के लिए मुझे कुछ रूल्स पता है, क्या है रूल्स, मिडल टर्म्स को मैं डबल कर दूं तो वो बाकी की दो टर्म्स के एडिशन के बराबर होगी, ABC यानी 2B इज इक्वल टू A+C। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 × 2A इज इक्वल टू A/R प्लस में AR, विच इम्प्लाइज 4A इज इक्वल टू A/R प्लस AR। दोनों साइड A कैंसल होगा कॉमन निकल के, तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा यहाँ पे R² माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको एक, जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या मिल जाएगा, R कॉमन रेशियो। सॉल्व करो इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू आएगी -B प्लस और माइनस √D अपॉन में 2A। बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, -B यानी माइनस का 4 यानी अल्टीमेटली +4 प्लस और माइनस √D, B² माइनस 4AC, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस में 4 × A × C यानी अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, 16 माइनस 4 यानी कि आपको मिल रहा है यहाँ पे 12 मिल रहा है, ठीक है, नीचे 2A यानी 2 मिलेगा। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, 4 प्लस और माइनस 4 3 × 12 यानी 2√3/2 हो गया, इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो यानी 2 प्लस और माइनस √3 मिल गया। लेकिन 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 हमें क्या बोला है, R की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 प्लस √3 वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि एक इंक्रीजिंग GP है तो माइनस वाली वैल्यू जो है वो कैंसल हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 प्लस √3 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम है JEE मेंस 2020 का, एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज S। 3 टर्म्स का सम बोला है एंड उसी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट बोला है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको टर्म्स AR लेनी है, या फिर हमने जो अजम्पशन अभी देखे थे, जो भाई 3 टर्म्स 5 टर्म्स कैसे ली जाती है वैसे लेना है। जब सम एंड प्रोडक्ट है तो ऐसे ही लेना है, यानी A/R A एंड AR ये आपकी GP हो गई, ठीक है, GP के 3 टर्म्स हो गए। बोला है उनका प्रोडक्ट इज 27, सो A/R into A into AR is 27, which implies A³ is equal to 27, क्योंकि सारे R कैंसल हो जाएंगे तो A की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे 3 मिल जाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब इनका सम S है, सम क्या है, S है, यानी A/R प्लस A प्लस AR इज S। हमें फाइंड क्या करना है, देन ऑल सच एस लाइज इन, मतलब S की ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करेगी वो हमें देखना है। देखिए इस तरह से कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं A कॉमन ले सकता हूँ। A अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1/R प्लस यहाँ से भी मैं R को इस तरह से कंबाइन कर लूँ और +1 कर दूँ, तो इस तरह से आपको S की वैल्यू मिल गई। इसके आगे क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे कुछ और है, आपके पास R की वैल्यू नहीं है, A की वैल्यू है, A की वैल्यू आई कैन पुट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 × 1/R प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू S है। अब क्या करें भाई, अटक गए। अब देखो यहाँ पे गौर करो, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कभी भी नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2, ये चीज याद रख लो। सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2। आप 1 के साथ चेक कर सकते हो, छोटे से छोटा नंबर 0 के लिए तो आएगा नहीं, फिर बाकी नंबर्स तो नेगेटिव में भी जाएंगे। 1 प्लस उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1, तो 1 + 1 2 आ रहा है, मतलब देखिए -2 and 2 के बीच में नहीं आएगा, 2 ले लो, 2 + 1/2 क्या होगा 0.5, 2.5, 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ऐसे ही नेगेटिव के लिए भी चेक कर सकते हो। इसका मतलब ये जो है 1/2
r प्लस आर नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी हमेशा, या फिर लेस देन और इक्वल टू -2 होने वाली है। एक वैल्यू यहां जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी 1/r प्लस आर, ये जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू -2 होने वाली है। लेकिन मुझे तो s की वैल्यू चाहिए, तो बनाओ s। कैसे बनाएंगे s? +1 कर दो, यहाँ पे +1 कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं यहाँ पे, समझना, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे भी 3 से, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेरा s बन गया। देखो दिस इज s, तो s की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 1 3 × 3 9, s की वैल्यू हमेशा 9 से बड़ी होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं +1 ऐड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे भी +1 ऐड कर दूं और मेरा s क्या है 3 टाइम्स ये मेरा s है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा फंक्शन s बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा s है विच इज लेस देन और इक्वल टू -2 + 1 -1 × 3 -3 हो गया। तो s की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी होने वाली है और -3 या फिर 3 से -3 या फिर उससे छोटी होने वाली है। इसका मतलब ये -∞ टू -3 क्लोज इंटरवल यूनियन में कर दूं किसके साथ, 9 के साथ, यानी क्लोज इंटरवल 9 to ∞, ये मेरे s की रेंज होने वाली है। कौन सा है ऑप्शन? -∞ टू -3 यूनियन 9 to ∞। सो दिस इज योर ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब गलती क्या करते हैं कई बार बच्चे, सिर्फ यही लिखा के आते हैं, यानी कि माइनस, जी हाँ, यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे s ग्रेटर देन 9, मतलब 9 से इन्फिनिटी लिख लेंगे सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन ऐसे ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016 का, और लॉजिक्स बहुत लगने वाले हैं यहाँ पे। सपोज log b1 log b2 एंड log b101 एक AP है, तो AP लिख लो, ठीक है। क्या है आपके पास AP? log ऑफ b1 log ऑफ b2, बेस क्या है E है, ठीक है। तो और कहाँ तक जाना है, log ऑफ b101। अब ये चीज़ देख के आपको एक रिजल्ट याद आना चाहिए। क्या रिजल्ट याद आना चाहिए? अगर a1 a2 a3 एक GP है, तो log a1 log a2 log a3 ये एक AP है, तो ये और वाइस वर्सा भी होता है। क्या है? तो log b1 log b2 ये एक AP है, तो क्या होगा भाई, सोचो। यस, b1 b2 एंड सो ऑन b101 क्या मिलेगा आपको, एक GP दे देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। AP है जिसका कॉमन डिफरेंस इज log 2, A1 A2 और A100 तक क्या है, अगेन एक AP है। A1 इज इक्वल टू B1 है और A51 इज इक्वल टू B51। कुछ वैल्यूज गिवन है, T क्या है, B1 B2 अप टू B51, यानी एक GP का सम है। A1 A2 अप टू कुछ सम है, यानी एक AP का सम है। आपको फाइंड करना है S और T का रिलेशन एंड A एंड B का रिलेशन, S और T का रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हमें, कॉमन डिफरेंस इज log 2, ठीक है। AP के लिए, अब AP हमारी ये है कॉमन डिफरेंस, यानी log b2 माइनस log b1 log b2 माइनस log b1। इसका मतलब ये log ऑफ b2 बाय b1 इज इक्वल टू log 2, यानी b2 बाय b1 आपको मिल चुका है 2। इसका मतलब आपको कॉमन रेशियो मिल चुका है, क्योंकि ये अगर AP है ये GP है, तो b2 बाय b1 इज कॉमन रेशियो आपको 2 दे देगा। आपके पास गिवन है A1 इज इक्वल टू B1, जिसको मैं अल्फा मान लेता हूं। ऐसे ही प्रोसीड करना है आपको, ठीक है। अल्फा मान लेते हैं, और गिवन है A51 इज इक्वल टू B51। ये एक रिजल्ट मान लो इसे भी। और A51 B51 में क्या सोच सकते हो, सोचो। A1 A2 A3 ये सारी AP के अंदर है, तो 51th टर्म क्या होगी AP के लिए, A1 प्लस 50D होगी। यस, क्योंकि ये एक AP की टर्म है। B51 क्या है, एक GP की टर्म है, तो GP के लिए क्या करेंगे, B1 R⁻n-1, यानी R की पावर 50 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे A1 तो अल्फा है,
50D मैं लिख सकता हूँ। B1 तो अगेन मैंने अल्फा अज्यूम कर ही लिया है, R की पावर 50 हो गई। इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 50D इज इक्वल टू अल्फा R की पावर 50 माइनस 1, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये भी एक रिजल्ट मिला, ठीक है, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है जो आगे काम में आने वाला है। अब देखो फाइंड क्या करना है। देखो आपके पास है t की वैल्यू b1 b2 एंड सो ऑन, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, t इज इक्वल टू b1 प्लस b2 एंड अप टू कहाँ तक, 51 तक, मतलब जीपी में 51 टर्म तक का सम करना है। तो क्या लिख सकते हो, b1 फॉर्मूला क्या है, ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्योंकि आर आपका ग्रेटर देन 1 है। तो आर क्या है मेरे पास 2, सो आर रेस टू एन यानी 2 की पावर 51 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो ये b1 तो मेरे पास अल्फा है, सो 2 की पावर 51 माइनस में 1, ये मुझे t मिल गया। क्या मिल गया, ये एक t मिल गया। इसी तरह से मैं s भी फाइंड कर सकता हूं। क्या फाइंड कर सकते हैं हम, s भी फाइंड कर सकते हैं। s यानी क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ap, ap यानी जी हाँ n/2 यानी 51/2 2a1 प्लस n-1d यानी 50d आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से, क्योंकि s की वैल्यू तो ये रही, देखिए s क्या है, a1 से लेके a51 ap के टर्म्स का एडिशन, तो पता है फॉर्मूला। अब देखो 50d तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, यहाँ पे पुट कर दो, सब अल्फा में कन्वर्ट करना है, इसलिए 51/2 a1 तो अल्फा है, तो 2 अल्फा प्लस क्या करना है अल्फा, 2 की पावर क्या है, r की पावर 50 है, यानी अल्टीमेटली आपको r तो क्या है 2 ही है, ठीक है, तो 2 की पावर 50 माइनस 1, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं, सो 51/2 हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा हो जाएगा, सो अल्फा प्लस अल्फा 2 की पावर क्या हो गई 50 हो गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्फा कॉमन निकाल लो, 51/2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो s क्या मिलेगा, अल्फा कॉमन निकाल लिया, 51/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो तो 51/2 आ जाएगा। क्या मिलेगा 51/2 प्लस में क्या होगा, यस 51 इंटू 2 की पावर 49 हो जाएगा आपके पास। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो s मिल गया। s और t का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, s माइनस t करके हम s और t का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो s माइनस टी करना पड़ेगा रिलेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, इवन जो हमने t फाइंड किया उसकी भी स्पेसिफिक वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। सो s माइनस टी कर दूं मैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ठीक है, सो 51/2 प्लस 51 2 की पावर 49 माइनस कर दो, क्या होगा 2 की पावर 51 प्लस में 1। तो देखो यहां से अगर मैं 2 की पावर 41 कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, देखो ये 51/2 प्लस 1 कर दो, ठीक है, 51/2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 49 कॉमन आ जाएगी, तो आपको मिलेगा क्या, बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे मिलेगा 2 की पावर 49 कॉमन आ गई, इसीलिए 51 माइनस 2 का स्क्वायर ये आ गया। 51/2 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1, 2 प्लस 51 क्या होगा 53/2। तो इस तरह से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, क्या है ये वैल्यू, 51 माइनस 4 यानी 47 इंटू 2 की पावर 49 प्लस 53/2। तो ये देखो सारी वैल्यूज कैसी हैं, ऐड कर रहे हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट जैसा नहीं है, तो सब आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ये क्या है s माइनस टी, ये सारी जो टर्म है जो मल्टीप्लीकेशन एडिशन है दैट इज ग्रेटर देन 0, यस राइट, सो s इज ग्रेटर देन t आ गया, तो एक रिजल्ट तो मिल गया मुझे, क्या मिल गया, एक रिजल्ट। तो या तो मेरा ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, ये बात फाइनल है, s ग्रेटर देन t आ चुका है। अब कहाँ हम कहाँ अटके भाई, यहीं पे A101 और ये B101, इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। देखो तो आप इस तरह से सोचो, A101 क्या है, A यानी कि फर्स्ट टर्म एक AP है, A1 प्लस 100D, A1 प्लस 100D, लेकिन A1 तो अल्फा है, 100D को मैं 2 टाइम्स 50D लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स
50D, लेकिन 50D की तो वैल्यू हमें पता है कहाँ गई भाई, यहाँ पे फाइंड की थी हमने 50D, अल्फा इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1। सो यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू, यहाँ पे समझना बड़े ही ध्यान से, क्या है वैल्यू, ये रही अल्फा इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1, अल्फा इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1, ये हो गई आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा कॉमन आपको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस में 2 की पावर 51 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, क्या मिल गया, -2, यानी अल्टीमेटली आपको मिला अल्फा 2 की पावर 51 माइनस 1 मिल गया, ये मिल गई A101 की वैल्यू। इसी तरह अगर मैं B101 फाइंड कर लूँ, ठीक है, B101 ये क्या है, एक जीपी के अंदर है, तो nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगी, B r⁻n-1, यानी 2 की पावर क्या होगी, 100 हो जाएगी, यानी B1 तो क्या है, अल्फा 2 की पावर 100। अब देखो मैं 2 की पावर 100 करूं और 2 की पावर 51 करूं, कौन बड़ा है, दोनों में अल्फा तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, कौन बड़ा है, यस ऑफ कोर्स B101 बड़ा है, तो B101 इज ग्रेटर देन A101, इसका मतलब A101 इज लेस देन, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है जहां पे S ग्रेटर देन T है एंड A101 लेस देन है B101, वो हमारा ऑप्शन है, ये सिंगल करेक्ट आंसर वाला हमारा ऑप्शन है एडवांस का। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिक्स काफ़ी लगे। अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है एपी में से जीपी में जाने का, लॉग वाला तो नहीं कर पाओगे, फॉर्मूलाज तो वही हैं लेकिन लॉजिक बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए, टॉपिक्स समझे अलग अलग, वो सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जहां पे हम और नए टॉपिक्स कॉन्सेप्ट एड ऑन में लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।